नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवशिखा। दोस्तों, वीर योद्धा राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी पर देश में बवाल मचा हुआ है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इस विवाद में कूद पड़े और राणा सांगा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सपा विधायक को घेर लिया। भाटी ने कहा, महापुरुषों का अपमान करने वालों को माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग ही तो सर्व समाज के लिए बड़ा खतरा है। आस्तीन में सांप वाली कहावत ऐसे लोगों पर फिट बैठती है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भाटी ने कहा कि राणा सांगा एक महापुरुष थे, लेकिन अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग ऐसे अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की खाट खड़ी करने के लिए सर्व समाज तैयार है। महापुरुषों पर इस तरह अमर्यादित बयानबाजी कर घमंड करना कहीं ना कहीं उम्र का तगाजा है। ऐसे इंसान को लोग माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं करेंगे। देखते जाएं ऐसे लोगों का कैसे समय पलटता है। लगे हाथ भाटी ने युवाओं को शिक्षा दे डाली कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इतिहास पढ़ें, क्योंकि ताकतें इतिहास को खत्म करने में लगी हैं। ये लोग वेस्टर्न कल्चर के समर्थक हैं। ऐसे ही लोग देश की रीति रिवाज और संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जयपुर से बसवा जाते वक्त भाटी को लोगों ने ज्ञापन देकर राणा सांगा के नाम पर स्कूल, कॉलेज व समाधि स्थल को नेशनल हेरिटेज बनाने की मांग की। भाटी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। तो चलिए जानते हैं कौन थे राणा सांगा और क्या है उनका इतिहास, विस्तार से जानते हैं। हम जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह सर। अब इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या उनका कैसा पुराना रिश्ता है वहाँ से। तो सर, राणा सांगा का टोंक जिला से कैसा पुराना रिश्ता है? जो महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा जी थे, उनका टोंक जिले से बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब हम सब जानते हैं, सर्वविदित है कि खानवा की जो बैटल हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो खानवा के मैदान में हुआ था। उसके बाद में जब इतिहास में जो जिस तरह से लिखा हुआ है बुक्स में कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी, ये बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है। इसको मैं ऑन स्क्रीन आज मॉर्निंग न्यूज चैनल पर मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल असत्य और सारहीन तथ्य है, क्योंकि उस समय की कोई सी भी किताब हो उसमें कहीं पर भी ये इस तरह का कोई तथ्य नहीं है। यहाँ तक कि किसी शिलालेख में किसी राइटर ने ये नहीं लिखा है कि उस राणा सांगा हार गए थे। और राणा सांगा उस समय घायल जरूर हुए थे, और घायल होने के बाद भी वो मैदान में से, जो युद्ध के मैदान में से, वो तब आए थे जब बाबर को खदेड़ चुके थे वो, है ना। यानी कि बाबर वहां से जा चुका था और बाबर अपनी जीवनी में लिख रहा है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता कि जब खुद जो विक्टिम है वो खुद लिख रहा है उस चीज को, तो उसने खुद ने लिखा है कि राणा सांगा से मैं दोबारा कभी भविष्य में युद्ध नहीं करूंगा, है ना। मतलब वो इतनी बुरी तरह से डर गया था, वो खुद भागा है वहां से। और जहां तक की बात करते तो राणा सांगा अपनी राजधानी मेवाड़ को मानते थे, वो दिल्ली को मानते ही नहीं थे। तो उनका कोई उससे दिल्ली से ज़्यादा सरोकार भी नहीं था। उनकी एक अपनी सीमा थी मेवाड़ राज्य की, तो वो मेवाड़ जो उनका राष्ट्र था उसकी एक अलग सीमा थी, तो वो मेवाड़ उनकी राजधानी थी। अगर वो चाहते तो दिल्ली को भी राजधानी बना सकते थे, लेकिन उनका मेवाड़ से अपनापन था और उन्होंने मेवाड़ को ही अपनी राजधानी माना। और जो उनसे उनके वंशज थे उन्होंने भी मेवाड़ को ही अपना सर्व मतलब सब कुछ माना। तो उन्होंने राजधानी अपने जो राज्य की कल्पना की थी, और जहाँ तक उनकी सीमाएं थी वहाँ तक मेवाड़ राज्य रहा और वो अविजित रहा। उसको किसी ने जीत नहीं पाए। राणा सांगा वो चाहे महाराणा प्रताप या चाहे महाराणा अमर सिंह या आगे तक भी हो, वो अविजित ही मेवाड़ राज्य रहा है। और बाबर का जो ये युद्ध था, जिसको बताया जाता है बार बार कि मैं कई चैनल्स पे भी अभी भी सुन रहा हूँ कि बड़े बड़े इतिहासकार इस चीज़ को कह देते हैं कि बाबर से युद्ध में, खानवा के युद्ध में, है ना, राणा सांगा हार गए, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। क्योंकि जब राणा सांगा वहाँ पर घायल हुए खानवा में, तो बसवा आए थे इलाज के लिए, तो वहाँ पर कुछ स्टे किया। तो बसवा में उनके एक समाधि स्थल टाइप बना हुआ है। एक दावा किया जाता है कि यहाँ पे राणा सांगा का अंतिम वो निकला था, प्राण निकले थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका एक फर्स्ट स्टे आप मान सकते हैं
बसवा में हुआ। उसके बाद में एक डिग्गी करके जगह है टोंक जिले के अंदर, तो डिग्गी में महाराणा सांगा आए थे और डिग्गी का वहाँ पर जहाँ वो महाराणा सांगा रुके थे उस पैलेस में, वहाँ पर डिग्गी में आज भी महाराणा सांगा के समय का एक शिलालेख लिखा हुआ है और शिलालेख पे स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा जब घायल अवस्था में यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने जितने भी सामंत थे, राजा जो भी थे, उनको वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होती है और वहाँ पर जो जिनने भी युद्ध में भाग लिया था और बढ़िया मतलब होता है ना कि अपना वीर पराक्रम दिखाया था, उन सबको उन्होंने जागीरें दी थी। तो अब मुझे अगर कोई बता सकता हो कोई इतिहासकार कि हारा हुआ राजा जागीरें बांटता है या जीता हुआ राजा जागीर बांटता है? जाहिर सी बात है कि जो युद्ध में जीतता है राजा वही किसी को इनाम देने के हकदार होते हैं या वही किसी को जागीर बांट सकते हैं। तो राणा सांगा ने डिग्गी के अंदर अपनी जो सामंत थे उनको इनाम भी दिए और जागीरें भी दी। इसका एक बढ़िया सा शिलालेख है जो डिग्गी के अंदर है और आज भी वो संरक्षित है वो शिलालेख, और उसको आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद में वो मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, या मतलब मांडलगढ़ में उनके प्राण न्यौछावर हुए थे। तो यहाँ तक का उनके हिस्ट्री का पूरा पार्ट है, तो जिसको वहीं पर आप बता देते हैं कि महाराणा सांगा है जो खानवा के युद्ध में हार गए, तो ऐसा नहीं है। डिग्गी का शिलालेख है जो टोंक जिले के अंदर है, वो इस बात को मतलब चीख चीख कर कह रहा है इतिहासकारों को कि मेरे को भी पढ़ लो, लेकिन क्या पता कौन सी किताबें कौन से शिलालेख देखकर और इतिहासकारों ने ये लिख दिया है कि राणा सांगा है जो खानवा के युद्ध में हार गए। अरे भाई हार गए तो अगर उसको देखेंगे कि अगर हार गए तो फिर आप देखें कि खानवा से जो महाराणा जी चले और डिग्गी तक पहुंचे और डिग्गी में पहुंचकर वो अपने सामंतों की एक मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर वो जागीरें बांट रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? और वो शिलालेख है और मौजूद है आज भी। तो उसको अगर इतिहासकार और नए पाठ्यक्रमों में इनको देखा जाए और दोबारा से इतिहास का पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। मुझे पता नहीं कि पूर्व का जो इतिहास लेखन है वो किस मानसिकता के साथ में लिखा हुआ है, ये समझ से परे। कई बार कई एंगल भी राणा सांगा के साथ में कर दिए जाते हैं, जबकि राणा सांगा का जो विशुद्ध युद्ध था वो राष्ट्रवाद को लेकर था, क्योंकि उनके साथ में जो उनके सेनापति थे वो भी हसन खां मेवाती थे। तो एक राष्ट्रवाद के लिए वो खड़े हुए थे, और राष्ट्रवाद के लिए जब कोई खड़ा होता है, कोई बड़ा लीडर खड़ा होता है, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सब एक राष्ट्रीय लीडर थे और राष्ट्र नायक थे। तो इनके साथ में तो सारे धर्म के लोग और सभी जातियों के लोग साथ में थे, और ऐसे किसी को राष्ट्र नायक का या दर्जा नहीं मिल जाता है। तो वो राष्ट्र नायक थे, उनके साथ में पूरी प्रजा थी, पूरे मतलब जितने भी राजे रजवाड़े थे वो सब उनके साथ में लड़े। तो एक डिग्गी का शिलालेख है टोंक जिले में, तो कनेक्शन तो है राणा सांगा का डिग्गी से, टोंक से, और वो शिलालेख ही उनको बताता है कि खानवा का युद्ध राणा सांगा ने जीता है। तो एक बड़ा सबूत है टोंक जिले से। तो धन्यवाद। सर बताया जाता है कि पढ़ने को भी मिलता है कि राणा सांगा के शरीर पे 80 से ज़्यादा या 80 निशान थे, फिर भी वो हार नहीं माने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो जैसा मैंने बता ही दिया कि खानवा का युद्ध में राणा सांगा हारे नहीं है, घायल जरूर हुए थे। तो घायल तो कई युद्धों में हो गए, तो 80 गाँव उनके ऐसे थोड़ी थे, तो घायल तो वहां पर भी हुए थे, तो खानवा में भी घायल हुए थे। और घायल अवस्था में वो बसवा आते हैं, बसवा से डिग्गी आते हैं, डिग्गी से मांडलगढ़ जाते हैं, मांडलगढ़ में उनके अंतिम प्राण न्यौछावर होते हैं। तो यहाँ तक का जो सफर रहा, तो अगर वो हार जाते तो क्या बाबर जैसा बर्बर आतंक आताताई था, क्या उनके पीछे नहीं पड़ता? हो जरा सा सोचने का विषय है। अगर कोई बसवा तक भी बताता है अगर इतिहास में, तो क्या बसवा तक भी वो पीछे नहीं आ सकता था? क्या आता बाबर, क्योंकि उसके पास तो तोपें थी, वो क्यों नहीं आया? या फिर जो मेन सबूत है कि डिग्गी तक है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि बसवा तक भी क्यों नहीं आया? और घायल अवस्था में अगर बाबर को याद है कि कुंभा एक खतरनाक है, उनके लिए तो खतरनाक ही था ना, कि खतरनाक योद्धा था और यहाँ के उस समय के राष्ट्र नायक थे, तो बाबर उनका पीछा करता। जाहिर सी थी, क्योंकि जितने भी मुगल थे या जितने भी विदेशी आक्रांता थे, वो इस किस्म के तो थे नहीं कि वो किसी धर्म का पालन करते हो या कोई युद्ध नियम का पालन करते हो। उनका तो एकमेव
जो उद्देश्य होता था वो होता था कि अपने शत्रु को मार गिराना। तो अगर शत्रु जिंदा था, महाराणा सांगा अगर जिंदा थे, तो बाबर अब 100% है, इसमें कहीं कोताही नहीं है कि बाबर उनका पीछा करता और उनको मारने के लिए आता। लेकिन युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए और बाबर डर के भागा है, और उसके पास में जो तोप वगैरह थी वो सब खत्म हो चुकी थी, बारूद वगैरह सब खत्म था, और उसके पास में जो मेन ताकत थी वो बारूद की थी, क्योंकि उसकी सेना थी ना वो एक तरह से किराए की सेना मानो, जो जिसको बोलते हैं ना टट्टू, किराए के टट्टू थे, तो उनके पास में कोई ज्यादा दम नहीं था, वो केवल तोप की वजह से ही लड़ पा रहे थे। और कहीं आप चाहे कर्नल जेम्स टोड देख लो, गौरी शंकर ओझा जी की किताब देख लो, कहीं भी किसी भी इतिहासकार को देख लो, उन्होंने एक ही चीज लिखी है कि तोपों के सामने जब राजपूत सेना आ रही थी तो बाबर खुद अपनी जीवनी में खुद लिख रहा है कि वो मतलब ऐसे आ रहे थे कि मतलब एक बार के वार को एक राजपूत झेल लेता था। ऐसे करके उन्होंने सारा बारूद ही खत्म कर दिया था बाबर का। तो उसने देखा कि अगर मैं मेरे देश तक भागूंगा तो मेरे पास में कुछ तो असला रहना चाहिए, तो शायद राणा सांगा ने वो असला पूरा खत्म कर दिया था और उसकी सेना को भी पूरी छिन्न भिन्न कर दी थी। भयंकर रूप से उसकी सेना भी घायल हुई थी, खुद बाबर भी घायल हुआ था। तो वो जैसे तैसे करके प्राण अपने बचाकर भागा है। और डिग्गी का शिलालेख बार बार कह रहा है कि राणा सांगा ने यहाँ पर मीटिंग करी अपने जागीरों के साथ में और उनको इनाम दिया है, जागीरें दी। तो हारने वाला राजा तो मैंने कभी देखा नहीं कि हारने वाला राजा जागीरें बांटता हूँ। सर राणा सांगा के जन्म से राजा बनने की क्या है कहानी, क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे? राणा सांगा तो महाराणा कुंभा के पुत्र थे। तो महाराणा कुंभा अपने आप में एक वीर योद्धा थे और मेवाड़ का जिस तरह से नाम है इतिहास के अंदर वो हम देखते हैं, तो उनका तो बाल्यकाल ही मतलब युद्धों में निकला है और युवावस्था भी पूरी अब उन्होंने युद्ध को जिया है। युद्ध को मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमें किसी डांस में या किसी अच्छे काम में रुचि होती है तो उनको आनंद आता था युद्ध करने में। तो उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, इससे पहले भी उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, खातोली का युद्ध था तो वो लोधियों के खिलाफ था, तो उनको भी मार के भगाया। तो बड़ी बैटल थी उनकी। और ऐसा नहीं है कि कोई आज का कोई एक आध युद्ध लड़े, उन्होंने सहस्त्रों लड़ाइयाँ लड़ी है जिनका कुछ का जिक्र है इतिहास में, कुछ का जिक्र भी नहीं है। और बड़ा उनका साम्राज्य था, उनके वैवाहिक संबंध थे, उनके पिताजी के वैवाहिक संबंध थे और बड़े बड़े राजाओं के साथ में उनका मतलब अच्छा व्यवहार था। और उनके नाम की धमक इतनी थी कि चाहे गुजरात के सुल्तान हो, चाहे हमारे दिल्ली के जो सुल्तान या राजा बादशाह थे, वो उनसे डरते थे। तो उनको खुद को डर लगता था, जो लोधी साम्राज्य था उस समय बाबर से पहले, उनको खुद को डर लगता था। तो ये हमारे साथ थे इतिहासकार जो कि बताए राणा सांगा का टोंक से क्या था कनेक्शन। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। तो दोस्तों, आप शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के विचारों से कितना सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।